आज हम आपको ईवीएस के चैप्टर 6 का यातायात का सेकंड पार्ट करवाएंगे। पहले पार्ट में हमने सड़क मार्ग और रेल मार्ग के विषय में संपूर्ण जानकारी दे दी थी। इस पार्ट में हम आपको वायु मार्ग, जल मार्ग और पर्यटन के विषय में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं यातायात चैप्टर का भाग 2, अध्याय 6 भाग 2, और हम पढ़ेंगे जल मार्ग, वायु मार्ग एवं पर्यटन के विषय में। चलिए देखते हैं। लंबी दूरी तक भारी सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन होता है। क्या होता है? जलमार्ग जो होता है भारी सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता साधन होता है। यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अंतर्देशीय जलमार्ग, समुद्री मार्ग। अंतर्देशीय जलमार्ग के विषय में पढ़ते हैं। देश के अंदर व्यापार के लिए प्रयोग किया जाता है, नहरें, नदियां, झीलों आदि से। किसके द्वारा? नहरों के द्वारा, नदियों के द्वारा, झीलों के द्वारा क्या किया जाता है? देश में जो है भारी सामानों को नाव के माध्यम से या किसी जहाज के माध्यम से बाहर ले जाया जाता है। अब देखते हैं, जैसे इलाहाबाद से हल्दिया क्या है? गंगा नदी पर बना है। सदिया से घुबरी ब्रह्मपुत्र नदी पर, तालचर से पारादीप ब्राह्मणी नदी पर, और लखीमपुर से भागा बराक नदी पर। अब देखिए ये क्या है? अंतर्देशीय जलमार्ग हैं जो देश के अंदर ही अंदर होते हैं। अब देखिए अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग, दो देशों के बीच व्यापार के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके? दो देशों के। ये क्या था? देश के अंदर। और ये अंतरराष्ट्रीय क्या है? दो देशों के बीच व्यापार के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कांडला गुजरात, न्यावशोवा से मुंबई, मारमागांव से गोवा, कोच्चि से केरल, न्यू मंगलौर से कर्नाटक, तूतीकोरिन से तमिलनाडु, विशाखापट्टनम से आंध्र प्रदेश, पारादीप से ओडिशा। ये क्या है? अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग हैं। इनके नाम आप याद कर लीजिएगा। 2-3 बार जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। इनसे क्वेश्चन एग्जाम में उठता है। अब देखिए सहायक बंदरगाह, हल्दिया से कोलकाता, कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट है। सहायक बंदरगाह कौन सा है? हल्दिया से कोलकाता। भारत में सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है। कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। केरल के लोग वहां के लैगून में परिवहन के लिए वलम एवं फेरी नामक छोटी नाव का प्रयोग करते हैं। इन नाव का नाम आप ध्यान रखिएगा। केरल में कौन सी नाव यूज की जाती हैं? बलम और फेरी। कौन सी नाव यूज की जाती हैं? बलम और फेरी। ये थी हमारे जलमार्गों की जानकारी। आप इनके जलमार्ग जो हैं उनको अच्छे से उनके नाम याद कर लीजिएगा, अंतर्देशीय जलमार्ग और अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग। अब हम आपको पढ़ाएंगे वायु मार्ग के विषय में। वायु मार्ग ईंधन की लागत अधिक होने के कारण सर्वाधिक महंगा साधन है। कैसा? सर्वाधिक महंगा साधन है। 20वीं सदी के प्रारंभ में विकसित सबसे तीव्र परिवहन मार्ग है। कौन सा है? वायु मार्ग 20वीं सदी के प्रारंभ में विकसित। कब विकसित हुआ? 20वीं सदी के प्रारंभ में। सबसे तीव्र परिवहन है। इसकी सेवा दुर्लभ क्षेत्रों में भी ली जाती है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। वैसे तो जनरली सबको पता ही होती है। इसकी सेवा जो है दुर्लभ क्षेत्रों में भी ली जाती है। 1911 में पहली बार इलाहाबाद से नैनीताल शुरू हुई थी वायु सेवा। किसके लिए? डाक सेवा के लिए। 1953 में राष्ट्रीयकरण किया गया। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। किसके द्वारा राष्ट्रीयकरण किया गया इसका? केंद्र सरकार के द्वारा। पवन हंस हेलीकॉप्टर उत्तर पूर्वी राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड को आंतरिक क्षेत्रों में सेवाएं उपलब्ध कराता है। क्या है? पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड तेल एवं प्राकृतिक गैस। इसका पूरा नाम क्या? पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड तेल एवं प्राकृतिक गैस। ये यहाँ अपनी सेवाएं उपलब्ध करवाता है। अब देखिए निजी परिवहन। निजी परिवहन में क्या आता है? वायु मार्ग में जो वायुयान होते हैं उसमें जेट, इंडिगो, विस्तारा, एयर एशिया, ये क्या होते हैं? निजी परिवहन। भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। देखिए सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कोलकाता में। ये कुछ इंपॉर्टेंट हवाई अड्डे हैं, इनको आप देखिए। अंतर्राष्ट्रीय मीनाम्बकम हवाई अड्डा चेन्नई में है। कहाँ है? चेन्नई में, नाम से ही पता लग रहा है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। ये कहीं ना कहीं वहां की स्पेशलिटीज से लिंक हो रहे हैं। अगर आपने ये चीजों को ध्यान से पढ़ा है, इन जगहों की विशेषताओं के बारे में जानते हैं, तो आपको ये नाम जो है एकदम समझ में आ जाएगा कि हमारा कहाँ पे क्या चीज है। ठीक है। अब हम बढ़ेंगे पर्यटन के विषय में। पर्यटन
ऐसी यात्रा जो आनंद उठाने के उद्देश्य से की जाती है। क्या है पर्यटन की परिभाषा? इंपॉर्टेंट है। ऐसी यात्रा जो आनंद उठाने के उद्देश्य से की जाती है पर्यटन कहलाती है। अब देखिए इको टूरिज्म, इसी का भाग है इको टूरिज्म। मुख्यतः दो शब्दों इको और टूरिज्म से मिलकर बना है, जिसका साधारण अर्थ पर्यावरणीय सामाजिक लाभ को पर्यटन के द्वारा अधिक से अधिक प्राप्त करना है। क्या है? सामाजिक लाभ, यानी सामाजिक लाभ को पर्यटन के द्वारा अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करना है। इससे देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था भी बढ़ती है। ये इको टूरिज्म जो है देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था को भी बढ़ाता है। मतलब देश में पैसों के लिए जो आर्थिक समस्या होती है वह इसमें आर्थिक लाभ होता है, वह इसमें जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इको टूरिज्म में मुख्यतः रूप से राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य आदि को सम्मिलित किया जाता है कि इको टूरिज्म की इनकम कहाँ से होती है? राष्ट्रीय उद्यानों से और अभयारण्य से। वर्तमान में देश के भूभाग पर 103 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने? 103। सरिस्का, रणथंभौर, पेंच, पंचमढ़ी आदि कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है जो देश की हरित विरासत को संभाले हुए हैं, यानी यह ग्रीननेस से भरे हुए हैं। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा हरियाली पाई जाती है। अब देखिए पर्वतारोहण, नेक्स्ट है पर्वतारोहण। पर्वतारोहण एक खेल, शौक या पेशा है। क्या है? ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पर्वतारोहण क्या है? खेल, शौक और पेशा, तीनों ही है। ये एक खेल के रूप में भी खेला जाता है, शौक या तौर पे भी लोग इसे क्या कहते हैं, शौक पूरा करते हैं, और यह एक पेशा भी है। इससे क्या होती है? इनकम भी होती है। पर्वतारोही अपने सामान और खाने को ढोने के लिए कुलियों, मतलब अपने सामान और खाने की चीजों को ढोने के लिए कुलियों, भारवाहक पशुओं और रसोइयों आदि का प्रयोग करते हैं। पर्वतारोही एक दल में चलते हैं, लंबे समय तक अभियान में रहते हैं। क्या होता है? एक लंबे समय तक अभियान में रहते हैं, एक साथ दल बना के। कृत्रिम ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, शिविरों के बीच आने जाने के लिए रस्सी का प्रयोग करते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। ये लोग जब साथ साथ रहते हैं तो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। उतने पीरियड में ये जितने लोगों का समूह जाता है वही इनका परिवार होता है, तो ये एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसका? रस्सी का प्रयोग करते हैं, एक शिविर से दूसरे शिविर में जाने के लिए। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो नेपाल में अवस्थित है। कहाँ है? नेपाल में है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। कितनी है? 8,848। इसे नेपाल में सागरमाथा कहते हैं, तिब्बत में कोमोलोंगमा कहा जाता है। यानी अपने यहाँ क्या कहते हैं? माउंट एवरेस्ट, नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में इसे कोमोलोंगमा कहते हैं। ये थी हमारी आज की जानकारी। अब नेक्स्ट जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। इसके वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।